इजरायल और भारत के बीच आतंकवाद और सुरक्षा को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही हैं। इजरायल लगातार भारत से ये अपील कर रहा है कि हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया जाए, खासकर से उस समय जब हमास के नेता पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में देखे गए थे। इजरायल का कहना है कि पहली बार था जब हमास के नेता पीओके में मौजूद थे और उन्होंने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के सदस्य के साथ संबंध स्थापित किए थे। इस घटना के बाद इजरायल ने इस मुद्दे पर भारत से गंभीरता से विचार करने की अपील की है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा इजरायल के साथ खड़ा होने का संकेत दिया है, लेकिन उसने अभी तक हमास को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित नहीं किया है, जबकि अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने पहले ही हमास को आतंकवादी संगठन मान लिया है। भारत सरकार का कहना है कि किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करने का निर्णय गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत संबंधित सरकारी विभागों द्वारा लिया जाता है। हालांकि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ इजरायल के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन उसने फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपने संबंध भी बनाए रखे हैं और वो एक स्वतंत्र, संप्रभु और सुरक्षित फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का पक्षधर है। भारत का ये संतुलित रुख उसे किसी भी एक तरफा निर्णय से बचाए रखता है। भारत ने हमेशा दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया है, जिसके तहत एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण होना चाहिए जो इजरायल के साथ शांति से सह अस्तित्व में रहे। भारत संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता का भी समर्थन करता है। इजरायल द्वारा पीओके में हमास नेताओं की उपस्थिति को लेकर उठाए गए सवाल के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस मामले में अपने रुख में कोई बदलाव करता है या नहीं। हमास के नेता की पीओके में मौजूदगी के बाद इजरायल ने एक बार फिर भारत से अपील की है कि वो इस गंभीरता से ले और विचार करे और हमास को आतंकवादी संगठन की सूची में डाले। इजरायल का कहना है कि हमास का पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों के साथ गठजोड़ भारत के लिए चिंता का विषय है। इजरायल ने साफ तौर पर कहा है कि भारत को हमास को अपने आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करना चाहिए। हालांकि भारत अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है और हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। भारत के कानून, विशेष रूप से गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत अब तक 44 संगठनों को आतंकवादी घोषित किया गया है, लेकिन इन संगठनों में हमास का नाम नहीं है। वहीं अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों ने हमास को पहले ही आतंकवादी संगठन मान लिया है। रूस, चीन और टर्की जैसे कुछ देशों ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल में एक बड़ा आतंकवादी हमला किया था, जिसे इजरायल का अब तक का सबसे भयंकर हमला माना जाता है। इस हमले के बाद गाजा युद्ध शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस घटना के बाद भारत और इजरायल के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं, खासकर रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच तालमेल बढ़ा है। 2002 में स्थापित भारत इजरायल जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हर साल बैठक करता है, जिसमें सीमा सुरक्षा, आतंकवादी फंडिंग और साइबर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच दुश्मनी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इजरायल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष। 1948 में जब इजरायल और फिलिस्तीन का विभाजन हुआ था, तब बहुत से फिलिस्तीनी लोग भागकर लेबनान में शरण ले रखे थे। उनके दिलों में इजरायल के खिलाफ गुस्सा था और वो इसे अपनी समस्याओं का कारण मानते थे। फिर ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और ईरान ने इन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को समर्थन देना शुरू किया। 1982 में ईरान के समर्थन से इन शरणार्थियों ने लेबनान में एक फौज बनाई और इसे हिजबुल्लाह का नाम दिया। ये वही हिजबुल्लाह था जिसने बाद में हमास को आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग दी और उसने ईरान से सीखी थी। जब हमास ने इजरायल पर हमला किया तो हिजबुल्लाह ने भी मौका पाकर इजरायल पर हमला किया। अब इजरायल हमास से तो लड़ रहा है, लेकिन उसे हिजबुल्लाह से भी निपटना पड़ा, क्योंकि हिजबुल्लाह का असली समर्थन ईरान से मिलता है। इजरायल को इस समय अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंताएं हैं और वो इस संघर्ष में अपने दुश्मनों से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। भारत और इजरायल के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं
और इस संभावना जताई जा रही है कि भारत भविष्य में हमास के खिलाफ और सख्त कदम उठा सकता है, खासकर अगर हमास के पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूह से संबंध और बढ़ते हैं तो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इजराइल और भारत के संबंध आतंकवाद और सुरक्षा के मुद्दों पर बहुत प्रभावित हो रहे हैं। भारत के लिए ये कठिन संतुलन बनाना है, जहां उसे इजराइल के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है, वहीं फिलिस्तीन के साथ अपने पुराने संबंधों को भी बनाए रखना है। इस स्थिति में भारत का कोई भी कदम बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव डाल सकता है और ये देखने योग्य होगा कि आने वाले समय में भारत इस मुद्दे पर किस तरह का रुख अपनाता है। लेकिन हाल फिलहाल में अब भारत के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है, जहां पर इजराइल भारत को ये मांग रख रहा है कि उसे हमास को आतंकवाद की सूची में डाल देना चाहिए। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ हमेशा इजराइल के साथ खड़े होने का संकेत दिया और हमेशा वो खड़ा भी रहा, लेकिन उसने अभी तक हमास को आधिकारिक रूप से आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित नहीं किया है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई ऐसे देश हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन अब तक मान चुके हैं। भारत सरकार का कहना है कि किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित करने का निर्णय यूएपीए के तहत संबंधित सरकारी विभागों द्वारा लिया जाता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के अधिकार का हमेशा समर्थन किया है, लेकिन उसने फिलिस्तीनी लोगों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। भारत का यही संतुलित रुख उसे किसी भी एक तरफा निर्णय से बचाए रखता है। भारत ने हमेशा दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया है, जिसके तहत एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण होना चाहिए जो इजराइल के साथ शांति से रहे। भारत संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता का भी समर्थन करता है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि भारत क्या फैसला लेता है। इजराइल और हमास के बीच 1 साल से जारी संघर्ष के कारण गाजा अब खंडर में तब्दील हो चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार गाजा की 60% इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, बल्कि 60% से कुछ ज्यादा ही। इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए उन इलाकों को नष्ट कर दिया है जो कभी लाखों लोगों के लिए घर हुआ करते थे। इजरायली सेना के हवाई हमलों का सबसे ज्यादा प्रभाव खान यूनिस, गाजा सिटी और जबालिया पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में संघर्ष शुरू होने के बाद 2024 के जून तक 39 मिलियन टन मलबा पैदा हुआ था। इसमें रेत, बिना फटे बम, खतरनाक पदार्थ और यहाँ तक कि लोगों के अवशेष भी शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जताया गया था कि इन बर्बाद हो चुके घरों को फिर से पहले जैसा बनाने में 80 साल लगेंगे। हालांकि गाजा में रहने वाले लोगों के पास ना तो इतना समय है और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो इस नुकसान की भरपाई कर सके। दूसरी ओर फसलों और खेतों के बर्बाद होने से भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हैं।